हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का कुछ बेसिक डिटेल, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल अर्थात गट अर्थात गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी किए थे। आज जो हम लोग को देखना है वो देखना है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए ब्रांच के साथ, जिसे क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। बाबू, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हिपैटो। हिपैटो वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? आप क्या जवाब दीजिएगा? हिपैटो मतलब होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय हिपैटोलॉजी, तो क्या बताएंगे आप? स्टडी ऑफ लीवर। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए, स्टडी ऑफ लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, लीवर हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है कि नहीं मालूम? पहले से मालूम होगा, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है ना। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हीपर, अगर आपको कहीं भी हीपर वर्ड मिल जाए तो हीपर वर्ड का मतलब क्या समझिएगा? लीवर। हीपर वर्ड का क्या मतलब समझिएगा? लीवर। यानी हीपर किससे बोलते हैं? लीवर को। इसी से हिपर, हिप वर्ड जहाँ भी लगे, हिपर, हिपैटो, इसका मतलब क्या होगा? लीवर समझना है आपको, है ना। ठीक समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हिपैटोसाइट, देखिए लास्ट में क्या है? तो साइट वर्ड है, ठीक है ना, साइट है। तो हिपैटो में साइट लगा हुआ है, ठीक है, सफिक्स। देन आप इसको क्या बोल सकते हैं? लीवर का सेल, यानी सेल ऑफ लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? लीवर के बारे में अच्छी ढंग से आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया है ही। देखिए, ये आपका लीवर है। ये क्या है? लीवर। लीवर कहाँ पे होता है? तो डायफ्राम के नीचे। कहाँ पे होता है? बिलो द डायफ्राम। और आपके बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे पेट वगैरह रहते हैं, ठीक है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे लीवर कहाँ होता है? तो राइट साइड में होता है। कहाँ पे होता है? राइट साइड में। मान लीजिए कि ये आपका क्या है? स्टोमिक है। सपोज करिए ये स्टोमिक है, ठीक है। तो स्टोमिक के राइट साइड में आपका क्या दिखाई देगा? लीवर दिखाई देगा। ह्यूमन लीवर में कितने टुकड़ा है? कितने लोब्ड है? तो 2 लोब है, बाइलोब्ड है, ठीक है। बाबू, ये जो लीवर है ना, उस लीवर में क्या होगा? प्रोटेक्टिव कवर होगा। क्या होगा मुन्ना? तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा लीवर में। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोटेक्टिव कवर, तो आप जवाब देंगे ग्लिसन कैप्सूल। ये ग्लिसन कैप्सूल क्या है? तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ग्लिसन कैप्सूल क्या है? तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक कवर ऑफ लीवर ऑफ मैमल्स। याद रखिएगा, मैमल्स के लीवर की ही पहचान होती है क्या? ग्लिसन कैप्सूल का पाया जाना। इट इज कैरेक्टरिस्टिक कवरिंग ऑफ द क्या? लिवर ऑफ मैमल्स। समझ में आ गया? यानी जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनके लीवर में क्या होगा? तो कवर होगा। उस कवर को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल। ओके, चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए, लीवर का क्या काम है? तो आप सभी लोगों को प्रीवियस क्लास से ही नॉलेज है भाई। लीवर जो होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करवाता है, पीत रस बनाता है, ग्रीन येलोइस स्लाइट ग्रीन येलोइस फ्लूइड बनाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल, ठीक है, बाइल जूस बोलते हैं। और उस बाइल में डिफरेंट साल्ट पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं बाइल जूस में। और यह बाइल जूस क्या करता है मेरे दोस्त? फैट को, किसको? फैट, जो आप फैट खाते हैं, ऑयल खाते हैं, उसे छोटे छोटे पीस में चेंज कर देता है। इस छोटे पीस को क्या बोलते हैं? माइसेल कहते हैं। MICELL। क्या बोलते हैं? ई, माइसेल, ठीक है। तो माइसेल क्या है? तो फैट का बड़ा ड्रॉपलेट अगर स्मॉलर ड्रॉपलेट में चेंज हो रहा है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? माइसेल, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीवर का फंक्शन में सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं, लीवर सिक्रीट बाइल। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। क्लियर? समझ गए?
बाइल जूस जब निकलता है तो बाइल स्टोर कहाँ पे होता है? तो आप जवाब दीजिएगा कि लीवर के पास। देखिए ये लीवर है, लीवर के पास एक छोटा सा थैली होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पेयर लाइक, उल्टा नाशपाती जैसा एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका बाइल स्टोर होता है, 30 to 80 ml बाइल जमा रहता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर। समझ में आ गया? तो गॉल ब्लेडर में आपका बाइल जूस जमा रहता है। आप सुने होंगे ना गॉल स्टोन, गॉल ब्लेडर में पत्थर बन जाता है, हो जाता है ना भाई। जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 क्या होने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है, सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है और गोल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, गोल ब्लेडर में पत्थर हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोलीलिथियसिस। कोलीलिथियसिस या गॉल स्टोन, स्टोन ऑफ गॉल ब्लेडर कहते हैं इससे। समझ में आ गया? चलिए, तो बाइल जूस जो होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? लीवर से। कहाँ स्टोर होते हैं? गॉल ब्लेडर में। यहाँ ध्यान देना है, गॉल ब्लेडर आपका किसमें? डंकी, रैट, श्रेव इत्यादि एनिमल्स में नहीं होंगे। डंकी में गॉल ब्लेडर, रैट में, इसके अलावा आपका जो श्रेव है उसमें गॉल ब्लेडर नहीं देखने को मिलेंगे। ढेर सारा एग्जाम्पल है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो बाइल है इसका क्या कंपोजिशन है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बाइल? अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइल का कंपोजिशन क्या हो सकता है तो आप बताएंगे कि सर बाइल जूस। जूस वर्ड का मतलब होता है कि जरूर जरूर यहाँ पे वाटर का कंटेंट होगा, वाटर का मात्रा होगा। ऑफ कोर्स आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पे वाटर का कंटेंट पाया जाएगा, एबंडेंस, ठीक है। यानी बाइल जूस के जो प्रथम कंटेंट होंगे वो क्या होंगे? वाटर होंगे, है ना भाई? समझ रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, बाइल जूस में बाइल साल्ट होता है। यह साल्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है, याद रखेंगे। तो बाइल जूस में क्या होता है? बाइल साल्ट। ये बाइल साल्ट, मैं यहाँ ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक साल्ट है। नाम आपको याद रखना है उसका, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। क्या बोलना है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। फिर से रिवाइज करिए, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। ये दोनों क्या है? तो ऑर्गेनिक बाइल साल्ट का एग्जाम्पल है। बेसिकली फैट जो है ना, लार्ज फैट मोलिक्यूल, उसे सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम यही करते हैं। क्या? वाइल्ड साल्ट, ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। ओके, चलिए भाई, अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे गौर करिएगा। इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं बाइल जूस में, राइट। इनऑर्गेनिक साल्ट जो बाइल जूस में होते हैं उसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं आपको मालूम है ना भाई? बाइल जूस कहाँ पे पहुँचता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपको बताया था ना कि ये आपका क्या है? स्टोमिक है। स्टोमिक के नीचे आपका क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना भाई, ड्यूडेनम। अरे भाई, इस हिस्सा को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है? लीवर। लीवर से जो बाइल पहुँचता है, बाइल जूस पहुँचता है। देखिए, ये जो बाइल जूस आ रहा है लीवर से मेरे दोस्त, कहाँ पे पहुँच रहा है? क्या जवाब दीजिएगा? वो सीधे आ रहा है ड्यूडेनम में। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में जो फूड आता है कहाँ से आता है बताइए? पेट से। पेट से खाना किस में आता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो वहाँ पे आता है। तो आपको मालूम ये भी है कि स्टोमिक में जो फूड का कंटेंट होता है, स्टोमिक में जो फूड का कंटेंट होता है वह एसिडिक होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, ड्यू टू द HCl। जब एसिडिक कंटेंट और एसिडिक फूड, जिसे हम लोग कॉमनली काइम कहते हैं, CHYME, काइम का मतलब होता है जब पेट में खाना मिक्स हो चुका होता है, किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस, जठरस के साथ, उसे काइम कहते हैं, CHYME। आप अच्छे से वर्ड पे ध्यान दीजिए। जब ये काइम, अब मैं काइम ही बोलूँगा, जब ये काइम कहाँ पहुँचते हैं? ड्यूडेनम में। तो यह एसिडिक काइम, तो इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। और बाइल जूस में क्या होता है भाई? डिफरेंट कंपोनेंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं भाई। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे एसिडिटी को ख़त्म कर दिया जाता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। समझ में आ गया बात? ठीक है।
ठीक है जी, समझ में आ गया ना? ओके भाई, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, तो मैंने आपको बता दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं और यह इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट है। ओके, चलिए नाउ बाइल पिगमेंट्स। बाइल का कलर होता है, बाइल जो होता है हल्का ग्रीन और हल्का येलो कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है, ग्रीन और येलो जो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। क्या नाम है बाइल पिगमेंट का? याद रखिए, बिलुरबिन और बिलीवर्डिन। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? बिलुरबिन और ये क्या है? बिलीवर्डिन। बिलुरबिन का जो कलर होगा, बिलुरबिन का जो कलर होगा वो क्या होगा? तो येलो होगा। बिलीवर्डिन का जो कलर होगा वह ग्रीन होगा। राइट बाबू, जब किसी आदमी को जॉन्डिस होती है तो आप समझने की कोशिश करिए, तो लीवर अफेक्ट होता है। लीवर के द्वारा बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है और हम कह सकते हैं कि बिलुरबिन और बिलीवर्डिन जो बाइल पिगमेंट्स हैं, स्पेशली बिलुरबिन की जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ जाती है। कहाँ पे? तो ब्लड में। तो बिलुरबिन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो आपका स्किन का कलर, इसके अलावा नाखून का कलर, यूरिन का कलर, आई का कलर क्या हो जाता है? पीला कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो बिलुरबिन टेस्ट करके हम लोग जॉन्डिस डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो बिलुरबिन क्या है? बिलुरबिन क्या है? तो बिलुरबिन आपका बाइल पिगमेंट है और बिलुरबिन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ते हैं तो क्या होंगे? जॉन्डिस डिजीज होंगे। तो जॉन्डिस किसकी बीमारी है? लीवर की कि स्किन की? बहुत लोग सोच रहे हैं कि स्किन का बीमारी, भाई स्किन येलो हो जाता है। भाई ऐसा आप समझने की कोशिश ना करें। जॉन्डिस किससे रिलेटेड है? तो लीवर से। किससे रिलेटेड है? लीवर से। खास पॉइंट और समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, जब बिलुरबिन और बिलीवर्डिन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं, देन क्या होगा? इन बाइल पिगमेंट्स का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? इन बाइल पिगमेंट का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और ब्रेकडाउन होने से आपका किसका फॉर्मेशन होगा? तो हीम का फॉर्मेशन होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? तो हीमोग्लोबिन कहलाएगा, हीम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलुरबिन और बिलीवर्डिन वो क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, उससे क्या बनते हैं भाई? उससे आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि बाइल जूस में आपका जो बाइल पिगमेंट होता है वह क्या करता है? तो बाइल को येलो और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि एक चीज़ और हम आपको क्लियर करते हैं कि यहाँ की इस लाइन को समझिए जरा। क्या लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी एक चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कहने का मतलब क्या है? कि जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है मेरे दोस्त, तब जाकर के फॉर्मेशन किसका होता है? तो बाइल पिगमेंट का। मैंने आपको थोड़ा सा रिवर्स बता दिया पहले बाई फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोलाइसिस होता है, तब आपका किसका फॉर्मेशन होता है? बिलीवर्डिन और बिलुरबिन का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना पॉइंट? चलिए, तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा उस चीज़ को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, मेरे को लगा यहाँ पे एरो मैंने दे रखा था। चलिए अब देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। मैं बाइल जूस का फंक्शन का बात कर रहा हूँ। देखिए, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए बाबू, क्या है लिखा हुआ? इट इज इनऑर्गेनिक साल्ट। बाइल जूस में क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं ना भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने भी बताया था ना मैं आपको, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। वो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं किसको? तो एसिड ऑफ फूड। कहाँ से आता है एसिड? एसिडिक कंटेंट विथ फूड वाला, तो फ्रॉम द स्टोमिक। कहाँ से आता है? फ्रॉम द स्टोमिक। पेट से आता है ना काइम, एसिडिक काइम। एंड मेक मीडियम
अल्कलाइन इन द ड्यूडेनम। इस लाइन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि स्टोमक से आने वाला जो एसिडिक काइम है जब ड्यूडेनम में पहुंचता है तो बाइल जूस जब सीधे ड्यूडेनम में पहुंचते हैं बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक है, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के द्वारा, मैं सब आपको आगे बताऊंगा। तो ड्यूडेनम में मौजूद एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्लियर, समझ गए ना? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है बाबू? देखिए हम आपको बताए थे कि जब एक फैट मॉलिक्यूल, बड़ा फैट मॉलिक्यूल जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा ना। लार्जर फैट मॉलिक्यूल है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल है मेरे दोस्त, उस पर काम करेगा, कौन काम करेगा? बाइल जूस का बाइल साल्ट काम करेगा। कौन सा? ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। बाइल साल्ट काम जब इस पे किया तो उसको तोड़ दिया। बाइल साल्ट किसे तोड़ दिया? फैट मॉलिक्यूल को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, और तोड़ करके ब्रेक डाउन करके उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें? स्मॉलर पीस में, स्मॉलर पार्टिकल में, यानी स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में उसे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसमें? स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में क्या कर दिया गया, बताइए? चेंज कर दिया गया। अब इस स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल को जब हम देखेंगे तो हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल है मेरे दोस्त, वो क्या है? तो सरफेस एरिया ज़्यादा इसका है, क्या है? ज़्यादा सरफेस एरिया वाला है। समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बाइल साल्ट है, ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाइल साल्ट, ये बाइल साल्ट क्या कर रहा है? डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या कर रहा है, बताइए? कम कर रहा है। और सरफेस टेंशन को कम कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या कर सकता है? तो डिटर्जेंट इफेक्ट दे सकता है। कैसा इफेक्ट दे सकता है? डिटर्जेंट इफेक्ट दे सकता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा जूस जो होता है डिटर्जेंट इफेक्ट शो करता है, कौन सा साल्ट डिटर्जेंट इफेक्ट शो करता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? बाइल साल्ट। ओके, क्लियर हो गया? तो बाइल साल्ट क्या कर रहा है? तो ड्यूडेनम में जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल होते हैं उसे सिंपलर फैट मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, और इस स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल को मुन्ना क्या बोलते हैं? माइसेल। क्या बोलते हैं? माइसेल कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर, नो डाउट? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि बाइल साल्ट, बाइल साल्ट कौन सा? ऑर्गेनिक वाला। बाइल साल्ट कौन सा? ऑर्गेनिक वाला। देखिए कौन सा ऑर्गेनिक भाई था बाइल बाइल साल्ट में? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। तो बाइल साल्ट ऑर्गेनिक वाला एलोंग विद द फॉस्फोलिपिड। देखिए बाइल साल्ट में क्या होता है? तो फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाइल साल्ट में, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो बाइल साल्ट along with phospholipid helps in absorption of digested fat and fat soluble vitamin। देखिए लाइन को समझिए, बाइल साल्ट का ऑर्गेनिक वाला जो कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके, भाई छोटे छोटे यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल टूट गए ना, माइसेल टूट गया ना। मान लीजिए कि ये फैट सोलुबल, सपोज करें कि विटामिन है, ये भी फैट सोलुबल विटामिन है। अब ये जो फैट सोलुबल विटामिन है इसके चारों तरफ क्या क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो बाइल साल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाइल साल्ट, जिसमें भी आपका हेड और टेल होता है, सब आपको हम आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में। तो ये जो आपका सराउंडेड हो गया है किससे? बाइल साल्ट से, फैट सोलुबल विटामिन या फैट मॉलिक्यूल। अब ये सीधे एब्जॉर्ब होकर के, ये सीधे एब्जॉर्ब होकर के ये कहाँ पे पहुँचेंगे? तो लैक्टियल में, यानी फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भिलाई में स्पेशलाइज लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है भाई। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? लैक्टियल। ये किस में एंट्री कर जाएगा? लैक्टियल में एंट्री कर जाएगा, ठीक है। ये किस में एंट्री करेगा? लैक्टियल। तो लैक्टियल क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स होता है किसके अंदर? तो भिलाई के अंदर। भिलाई जानते हैं ना? भिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पे पाया जाता है, फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को
एब्जॉर्ब कराता है ना। लेकिन भिलाई के अंदर में स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिससे हम लोग बोलते हैं लैक्टियल, क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। और उस लैक्टियल के कारण एब्जॉर्प्शन होता है किसका, तो किसका एब्जॉर्प्शन होता है, फैट मॉलिक्यूल का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। फैट बोलिए या आप बोल सकते हैं फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन होते हैं भाई, डेका, डेका मतलब विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए। समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। ओके भाई, अब देखिए, अब मुझे देखना है फंक्शन ऑफ एनदर फंक्शन ऑफ लीवर। इतना तो लीवर का फर्स्ट फंक्शन में मैंने डील किया। अब मुझे देखना है लीवर का नेक्स्ट फंक्शन क्या है। देखिए बाबू, लीवर का जो अगला फंक्शन है वो है डिमिनेशन। क्या है, डिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा एमिनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। डिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा एमिनो एसिड, अब जब ज़्यादा आप दाल खा लेते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई प्रोटीनस फूड खाते हैं तो आपके बॉडी में क्या होता है, उसका डाइजेशन ज़्यादा होता है, प्रोटीन का ज़्यादा टूटेगा भी ज़्यादा खाएंगे तो। और प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड के चैन से। प्रोटीन किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के चैन से। एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड। भाई इसी एमिनो एसिड के चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं ना। तो ये जो एमिनो एसिड है, ये जो हमारा पेप्टाइड चेन है, समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब आपके बॉडी में ये पहुंचेगा तो एक्स्ट्रा जब एमिनो एसिड आएंगे तो उस एक्स्ट्रा एमिनो एसिड को रिमूव कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा एमिन ग्रुप को, एमिनो एसिड में से एक ग्रुप एमिन ग्रुप को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ आप समझने का कोशिश करिए कि जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है, ठीक है, उसका एमिन जैसे मान लेते हैं, देखिए NH2 C H R COOH, COOH, यही होता है ना एमिनो एसिड का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है उसमें से आपका एमिन ग्रुप को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। कौन सा ग्रुप को, एमिन ग्रुप को क्या कर दिया जाएगा, एमिनो ग्रुप को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनेशन। रिमूवल ऑफ एमिन ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डिमिनेशन। तो देखिए आप यहाँ समझिएगा, अब एमिन ग्रुप, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब वो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड बाहर निकला है, वो एमिन बाहर निकला है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये जो आपका NH3 है वो कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और कंबाइन करके आपका बनाएगा क्या, यूरिया। अब इसके स्टेप हैं भाई, यूरिया साइकिल का स्टेप है, ढेर सारा स्टेप आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जब NH3 कंबाइन कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, यूरिया बन जाएगा। और ये कहाँ पे चलेगा यूरिया, ये जो प्रोसेस है कहाँ पे चलेगा, तो लीवर में। एमिनो डिमिनेशन कहाँ हो रहा है, लीवर में। एक्स्ट्रा एमिनो एसिड में से एमिन ग्रुप कहाँ रिमूव हो रहा है, बताइए, रिमूव हो रहा है कहाँ पे, तो आपका लीवर में। और यूरिया का भी सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। यूरिया का फॉर्मेशन होना लीवर में, उसे हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, अगर आपसे पूछा जाए यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है तो क्या बोलेंगे, लीवर में। ऑर्निथिन साइकिल, आप इसे सिट्रुलिन साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपको यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बात करूंगा उसमें ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये सब आपका क्या बनता है, एमिनो एसिड का स्टेज आता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ऑर्निथिन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल बोल सकते हैं। कहाँ चलते हैं तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, ये चलते हैं लीवर के अंदर, क्लियर है, कहाँ चलते हैं, लीवर के अंदर, क्लियर। चलिए देखिए, तो अब आप समझने का कोशिश करिए। देखिए भाई, गौर करिए, क्या लिखा हुआ है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्या हुआ, डिमिनेशन हुआ। डिमिनेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ भाई, NH3 निकल गया, ठीक है।
या आप उसे NH4 बोल सकते हैं, अमोनियम NH4 प्लस, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया है ना आपको, ठीक है। चलिए, अब ये जो NH3 है ये किसके साथ कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कहाँ पे कंबाइन हो रहा है सब रिएक्शन वगैरह, लीवर में। लीवर में जब कंबाइन हुआ तो बना क्या, यूरिया। क्या बना, यूरिया बन गया। और इस जिस साइकिल के द्वारा बना, जिस साइकिल के द्वारा बना मेरे दोस्त, उसे क्या बोलेंगे, यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना तक क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब भाई मैं आपको अगला कहानी बताता हूँ। देखिए, यूरिया जो है वो क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीला नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को क्या करना होगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई ये यूरिया अगर आपके ब्रेन में चला जाए ब्लड सर्कुलेशन से, तो ब्रेन का डेथ हो सकता है या अदर बॉडी पार्ट का डेथ हो सकता है। तो जल्दी जल्दी हमारा शरीर क्या करता है, इस यूरिया को रिमूव करने का कोशिश कराता है, रिमूव कराता है। इसके लिए गॉड ने आपको गिफ्ट किया है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यह यूरिया आपके ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड ही तो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो कहाँ पे पहुँच सकता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, उत्सर्जन अंगों तक पहुँच सकता है, उत्सर्जी अंगों तक पहुँच सकता है। तो आप समझिए, इस यूरिया को कहाँ पे डाला गया, ब्लड में। और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये यूरिया पहुँच जाता है कहाँ पे, किडनी के पास। किडनी को बोलता है, किडनी भैया मेरे को निकाल दीजिए, मेरे को बाहर का रास्ता दिखाइए, ठीक है। अब किडनी क्या कर रहा है, किडनी के अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, छोटा 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 छन्नी होता है, फिल्टर होता है। अब उसको क्या किया गया, फिल्ट्रेशन कर दिया गया, किसे, यूरिया को, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम ब्लड, ब्लड से यूरिया को छान दिया गया, और छान करके उस यूरिया को यूरिन में भेजा गया, और यूरिन से आप कह सकते हैं कि बाहर उसे निकाल दिया गया। समझ गए, इतना प्रोसेस होता है। यूरिया बना कहाँ, लीवर में, और यूरिया का एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, तो किडनी के द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। ओके, चलिए बाबू, अब मुझे देखना है डिटॉक्सिफिकेशन। अब क्या देखना है आपको, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, डिटॉक्सिफाई करना। जो बहुत ज़्यादा जहरीला चीज़ है उसे जहर मुक्त कर देना, है ना, उसे क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है। अभी तो आपने देख लिया डिविनेशन, उसके बाद अब क्या देखना है मेरे को, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बन जाते हैं जो बहुत जहरीला होते हैं, जैसे प्रूसिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अल्कोहल बन गए, ढेर सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल कंपाउंड बनेगा हार्मफुल वाला, ठीक है, उसे निकालने की ज़रूरत है बॉडी से। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे, डिटॉक्सिफिकेशन। समझ रहे हैं। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कन्वर्सन ऑफ मेनी हार्मफुल सबस्टांस, जो जहरीले सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जो जहरीले सबस्टांस होते हैं उसका कन्वर्सन करा देना, किसमें, किसमें, तो हार्मलेस सबस्टांस में। किसमें, हार्मलेस, जो बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, वैसे सबस्टांस में मैंने उसे क्या करवा दिया, कन्वर्सन करवा दिया, ठीक है। मैंने नहीं, लीवर करवाते हैं एक्चुअली ये काम। तो इस प्रोसेस को मैं बोलूँगा क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलिएगा इस प्रोसेस को आप लोग, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रूसिक एसिड है, जो क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, इस तमाम हार्मफुल सबस्टांस को हार्मलेस सबस्टांस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। राइट, क्लियर, समझ गए। डिटॉक्सिफिकेशन इज परफॉर्म बाय लीवर। चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ वर्ड से मुलाकात करवाते थे कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी तो टेक्निकल वर्ड है ना, टेक्निकल बायोलॉजी को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निकल वर्ड को समझना पड़ेगा। अब देखिए, लास्ट में कहीं भी किसी वर्ड के लास्ट में जीनेसिस लगता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जैसे ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस अगर कहीं वर्ड मिले तो क्या समझ जाइएगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, है ना। चलिए, ग्लूकोनियोजिनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, लाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूटना। लाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, यानी हीमोलाइसिस, है ना, बताया, हीमोग्लोबिन का टूटना। चलिए, ये तो वर्ड आपको दिमाग में रखना है। अब मुझे देखना है लीवर का अगला फंक्शन क्या होता है। देखिए, अब काम का चीज़ है, यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लाइकोजेन। क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोजेन।
मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लाइकोजन क्या है। जब जब आपके बॉडी में जब आपके बॉडी में जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पहुंचता है, आप कहीं ओवरडोज दबा के खा लेते हैं ग्लूकोज, मैदा, पूरी, चावल, जो भी आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो आपके बॉडी में ब्लड में सीधे पहुंचता है ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट, ढेर सारा ग्लूकोज पहुंचता है। जितना ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होना है, सेलुलर यूटिलाइजेशन होना है, सेलुलर अपटेक होना है, उतना तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लीवर में पहुंचा दिए जाते हैं, मसल में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का, सेल का द्वार दिखाने का, सेल का जो दरवाजा है वहाँ पहुंचाने का काम कौन करता है? तो एक हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। मान लीजिए कि ये सेल है, ये ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाना है? इस ग्लूकोज को पहुँचाना है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं आएगा मेरे दोस्त, उसके लिए यहाँ पे एक लेवर का काम चाहिए। इस लेवर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलिन। अब इंसुलिन इस ग्लूकोज को उठाएगा तब कहाँ पे डाल देगा? तो सेल के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस इंसान में अगर इस इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी, तो जिस इंसान में क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी होगा दोस्त। कौन हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी होगा। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं, कि जो ब्लड का ग्लूकोज है, जो ब्लड का ग्लूकोज है वो कहाँ नहीं पहुँच पाएगा? तो सेल के भीतर नहीं पहुँच पाएगा, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। जब सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो टोटल का टोटल ब्लड ग्लूकोज, टोटल का टोटल ग्लूकोज कहाँ पे आ रह जाएगा? ब्लड में। और हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर या डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज, मधुमेह। क्लियर? चलिए, तो अब क्या समझना है? अब मुझे देखना है ग्लाइकोजिनेसिस। अब तो आपको समझ में आ गया ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज, फिर से समझिए, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लीवर में और मसल में इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उस ग्लूकोज के बंडल को, ग्लूकोज के पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन। ये ग्लाइकोजेन क्या है? ग्लाइकोजेन क्या है? तो आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, स्टोर्ड ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लाइकोजन बन रहा है ग्लूकोज से, किससे बन रहा है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। याद रखिए। तो ग्लाइकोजिनेसिस मतलब क्या होता है बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होगा? चेंज होगा किस में? ग्लाइकोजन में। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के लिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने के लिए किस हार्मोन की दरकार होती है? इंसुलिन की। अरे भाई, मैंने बताया ना कि लीवर में स्टोर होगा, लीवर सेल में स्टोर होगा, मसल सेल में स्टोर होगा। तो मसल सेल में स्टोर कराने के लिए, लीवर सेल में स्टोर कराने के लिए किसकी ज़रूरत हो सकती है? इंसुलिन हार्मोन का ज़रूरत होगा ना। समझिए अच्छे ढंग से, ठीक है? क्लियर? अब देखिए, अब क्या होगा? एक और प्रोसेस होगा। मान लीजिए कि आप फास्टिंग में है, आप खाना नहीं खाए हुए, तो उस स्थिति में आपके बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, आपके बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए। तो क्या होगा? ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिवर्स। समझ रहे ना? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंसुलिन का ठीक उल्टा, इंसुलिन का भाई है, सहोदर भाई है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकागन हार्मोन। तो ग्लूकागन हार्मोन क्या कराता है? तो ग्लाइकोजेन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको यहाँ स्टेप बता देता हूँ। जब ग्लाइकोजेन टूटता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेन बनता है उसे क्या बोले थे? ग्लाइकोजिनेसिस। अरे भाई, ग्लाइकोजेन बना उसे क्या बोले? ग्लाइकोजिनेसिस। और ग्लाइकोजेन का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस लास्ट में क्या लगा हुआ है? लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। क्लियर हो गया? चलिए, अब मुझे बात करना है फैट का बनना, सिंथेसिस ऑफ फैट, उसे क्या बोलेंगे? लाइपोजिनेसिस। क्या बोलेंगे बाबू? लाइपोजिनेसिस। फैट
को क्या बोलते हैं? लिपिड। लिपिड का सिंथेसिस होना क्या कहलाएगा? लाइपोजिनेसिस। अब लिपिड किससे बनेंगे? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा लेंगे ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट खा लेंगे, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड आपके बॉडी में आएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिपिड में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिपिड में। तो ये ध्यान रखिए, अगर कोई आपको ये बता रहा है कि फैट ज़्यादा मत खाओ आप मोटे हो जाओगे, तो ये कथन गलत है। अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके बॉडी में रख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिपिड में। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिपिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो ज़्यादा मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा जो आप खाते हैं, थोड़ा सा आपको परहेज करने की ज़रूरत है, वरना आप ओवेज हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। क्लियर? समझ रहे बात? चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा अगला वर्ड क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया बीच में, नियो। नियो का मतलब न्यू। ग्लूकोजिनेसिस तो समझ रहे थे, अब यहाँ पे क्या ग्लूकोनियोजिनेसिस है। तो आप ऐसे बोलेंगे, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे हो? किसी और सोर्स से हो जाए, कोई और सोर्स से हो जाए। जैसे देखो भाई, फैटी एसिड, ज़्यादा फैट खा लिए ना, किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। एमिनो एसिड खा लिए ना, दाल वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, चिकन ज़्यादा खा रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? तो एक्सेस फैटी एसिड, एमिनो एसिड एक ऐसा सोर्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ना। आप जान रहे थे क्या? ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बन रहा था, और यहाँ पे ग्लूकोज कैसे बन रहा है मेरे दोस्त? गौर करिए ना, किससे बन रहा है? फैटी एसिड, एमिनो एसिड से बन रहा है। फैटी एसिड, एमिनो एसिड तो कहाँ का चीज़ है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ग्लूको, बीच में नियो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, ये आपका क्या है? अदर देन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गया। कौन सा? एमिनो एसिड और फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। राइट? क्रिस्टल क्लियर है ना? बताइए मुन्ना, समझ में आ गया पूरा? एवरीथिंग इज क्लियर। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें नियो कहाँ लगा हुआ है? ग्लाइकोजेनोनियोजिनेसिस। समझ रहे हैं? ग्लाइकोजेनोनियोजिनेसिस टेक्निकल वर्ड है, समझने का कोशिश करिए। देखिए पहले ग्लाइकोजेन और लास्ट में क्या है? जिनेसिस। तो ग्लाइकोजेन का बनना इतना तो क्लियर है, बीच में नियो लग गया। नियो का मतलब कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो भाई समझिए ना, कोई और चीज़ से बन गया। ठीक है, यानी ग्लाइकोजेनोनियोजिनेसिस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कोई अदर सोर्स से किसका फॉर्मेशन होना? किसका फॉर्मेशन होना? ग्लाइकोजेन का। अरे भाई कोई अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लाइकोजन बनना। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड से क्या बन जा रहा है? आप देखिए यहाँ पे गौर करिए, लैक्टिक एसिड से क्या बन जा रहा है? ग्लाइकोजन। तो जब लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बन जा रहा है, डायरेक्ट ग्लाइकोजन बन जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोनियोजिनेसिस। ठीक है, और दिस अकर्स इन कोरी साइकिल। ये कहाँ पे होता है ऐसा इवेंट? ग्लाइकोजेनोनियोजिनेसिस कहाँ पे होता है? कोरी साइकिल। ध्यान रखिएगा, कोरी साइकिल जो होता है वो मसल में चलता है मेरे दोस्त। कोरी साइकिल, यूरिया साइकिल तो लीवर में चल रहा था, कोरी साइकिल कहाँ चलता है? मसल में। जब आपके मसल सेल को, मसल फाइबर को जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिल पाता है, तो हमारा मसल सेल ग्लूकोज का क्या कराता है? पार्शियल ब्रेकडाउन करा देता है भाई। भाई आपको मालूम है ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ग्लूकोज का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, तो उस स्थिति में आप ग्लूकोज किस में कन्वर्ट करा सकते हैं? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करा सकते हैं? भाई समझो अच्छे ढंग से, ये जो ग्लूकोज है ना, खाना खाते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज सेल में बैठा हुआ है, मसल सेल में। अब उस मसल सेल में आपका क्या नहीं पहुंचा? आप भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तेज रनिंग कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके मसल के सेल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है दैट टाइम, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं मिला। तो
बेचारा ग्लूकोज टूटे तो टूटे कैसे, ग्लाइकोलाइसिस हो तो हो कैसे। ये ग्लूकोज बोलता है भाई अब तो मैं क्या करा रहा था, एरोबिक करा रहा था, लेकिन अब से मैं एरोबिक नहीं एनरोबिक रेस्पिरेशन कराऊंगा। एन एरोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ O2, बिना ऑक्सीजन के ही अब मुझे टूटना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, ग्लूकोज बोल रहा है। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो आपके क्या होंगे, मसल में इकट्ठा होंगे, एकोमुलेट होंगे, और जिसके कारण आपको मसल फैटी हो जाएगा, मसल क्रैम्प करेगा, मसल में दर्द होगा, मांसपेशी में थकावट होगा। आप भाग के आइए, दौड़ के आइए, देखिएगा कल होकर के आपको बहुत पेन होगा, थक जाएंगे आप उस समय, है कि नहीं, बोलिए भाई, ऐसा होता है कि नहीं। तो ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये जो हमारा साइकिल है, बस इतना ही नहीं होता है, इसमें लैक्टिक एसिड का आपका प्रोडक्शन होता है। तो लैक्टिक एसिड जिस साइकिल के द्वारा बनता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल। इसका स्टेप आप बाद में देखते रहिएगा। चलिए अभी बेसिक चीज़ है भाई। ओके, अब मेरे को बात करना है ओडंटोलॉजी। ओडंटो मतलब स्टडी ऑफ टीथ, दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडंटोलॉजी। लेकिन हम ओडंटोलॉजी पे पहुँचे उससे पहले मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखते हैं किनको किनको मालूम है, लीवर में कौन सा ऐसा सेल है जो कीटाणु को मारने का काम करता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर। किसी को मालूम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या करें, आंसर करिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ फैगोसाइटिक सेल ऑफ लिवर, एनीबॉडी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे आप रिप्लाई करेंगे। उसे बोलते हैं कफर सेल। क्या बोलते हैं, कफर सेल। उसे क्या कहते हैं भाई, कफर सेल। याद रखिएगा, लीवर में कफर सेल होता है किसको, फैगोसाइटोसिस के लिए, ठीक है, क्लियर। आइए अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा स्टडी ऑफ टीथ यानी ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। देखिए बाबू, दांत जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। एक आपका क्या होता है, होमोडोंट, होमो का मतलब समान और हेट्रो का मतलब असमान, ठीक है। वैसा दांत जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हो, देखने में एकदम हू बहू हो, एकदम सेम साइज का हो, ठीक है, तो वैसे दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडोंट। अगर टीथ डिफरेंट टाइप का होता है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोडोंट। क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें दांत हूबहू होता है, सिमिलर शेप साइज का होता है। तो आप जवाब देंगे फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में। फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में दांत क्या होते हैं, होमोडोंट होते हैं, ठीक है। हम लोग का दांत क्या है, हेट्रोडोंट है ना, क्योंकि अलग अलग शेप साइज का है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आप जो हंसने में जो दांत दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंसाइजर, क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। अरे भाई चार दांत है ना, मान लीजिए कि अपर जॉ की मैं बात कर रहा हूँ, चार चार ऊपर हो गया, ठीक है। अपर वाले जॉ दो होते हैं ना, अपर जॉ लोअर जॉ, मैं केवल अपर जॉ पे समझा रहा हूँ। तो ये जो आपका चार टीथ है उसे क्या बोलते हैं, इंसीजर। इंसीजर के ठीक बगल में, इंसीजर के ठीक बगल में कौन सा दांत होगा, कटीला, एकदम नुकीला होता है ना, इसे बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं, केनाइन। पॉइंटेड टीथ होते हैं, केनाइन डॉग वगैरह या जो कार्निवोर होता है उसमें ज़्यादा डेवलप होता है, एकदम फाड़ देता है, फाड़ के रख देता है। ठीक केनाइन के पीछे जो आपका दो दांत होता है, इधर से भी दो कर लेते हैं, इधर से भी दो कर लेते हैं, ठीक उसके पीछे केनाइन के ठीक बगल में वो जो दांत है आपका, उससे मैं बोलता हूँ क्या, या आप लोग भी क्या बोलते हैं, प्री मोलर। क्या बोलते हैं, प्री मोलर। ये आपका गाल के ठीक नीचे होता है, चीक टीथ बोलते हैं इसको। कौन सा टीथ, चीक टीथ। और ठीक इस प्री मोलर के ठीक पीछे और तीन होता है, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए, एक, दो, तीन। यहाँ भी तीन होगा, एक, दो, तीन, यानी तीन तीन हो गया, हो गया ना। तो प्रीमोलर जो हमारा होगा इसे भी चेक टीथ ही बोलते हैं, सबसे लास्ट में होता है, मतलब जॉ के सबसे लास्ट में, जिससे आप कुतर चबाने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको, है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो मोलर कहते हैं, उस दांत को क्या बोलते हैं, मोलर। और आखिरी मोलर जो होगा, देखिए सबसे आखिरी मोलर, मोलर तीन बताए ना, तीन में सबसे आखिरी वाला, देखो भाई, सबसे आखिरी वाला जो मोलर होगा उससे हम लोग बोलते हैं अक्ल का दांत, अक्ल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। वो आपको 18 से 20 साल के बाद ही होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा। तो अभी आप लोगों में क्या है,
तो इधर से 2 है, इधर से भी 2 है और नीचे से भी 2 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए भाई, अब देखिए इंसीजर क्या बोलते हैं इसको? इंसीजर को लाफिंग टीथ, इंसीजर को क्या बोलते हैं? लाफिंग टीथ बोलते हैं। ये फ्रंट पे होता है फेस के, आप हंसते हैं तो इंसीजर दिखाते हैं। इसके अलावा इंसीजर के बगल में मैंने आपको बताया कौन सा होता है? केनाइन पॉइंटेड टीथ। उसके पीछे क्या होता है बताइए? प्री मोलर। और सबसे लास्ट में क्या होता है? मोलर। प्री मोलर और मोलर को क्या बोलते हैं? तो चिक टीथ बोलते हैं। याद रखिएगा, बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा, उसमें प्री मोलर नहीं होता है, प्री मोलर टीथ उसमें नहीं होता है, ठीक है? प्री मोलर गायब होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हेट्रोडोंट जो होगा बाबू, हेट्रोडोंट जो होगा वो किस में होगा? मैमल्स में। मैमल्स में क्या होगा? हेट्रोडोंट। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह है। आपका ब्लू व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? होमोडोंट, होमोडोंट। क्लियर? ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है। अब मुझे बात करना है डेंटल फार्मूला का, ठीक है? डेंटल फार्मूला, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि आपके माउथ में 2 जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, ठीक है? मान लेते हैं आ करते हैं, आप मुंह खोलते हैं तो एक अपर जॉ हो गया और एक लोअर जॉ हो गया, ठीक है? तो अपर जॉ में 16 दांत होते हैं। कितने दांत यहाँ से यहाँ तक होंगे? 16। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने दांत होंगे? 16। यानी 16 और 16 कितना होता है? 32 दांत होते हैं। अब इसको समझिए कैसे होता है। मैंने आपको थोड़ा सा स्क्रैच कराया था। देखिए, ये फ्रंट पे जो आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंसीजर होगा। ये क्या होगा? इंसीजर, ठीक है? उसके बाद एक कौन सा दांत है बताइए? केनाइन। कौन सा? केनाइन। ये कौन सा दांत है? प्रीमोलर। और ये लास्ट वाला कौन सा है? मोलर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि फिर यहाँ पे जो इंसीजर होगा, इंसीजर जो आपका होगा यहाँ पे कितना होगा? टोटल तो 4 होता है, तो यहाँ पे होगा 2, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 2 लेकर के चलता हूँ। केनाइन कितना होगा? केनाइन होगा 1। प्रीमोलर कितना होगा? 2। और मोलर कितना होगा? 3। यानी इस साइड में आपका कितना फार्मूला हो रहा है? मतलब दांत का अरेंजमेंट क्या हो रहा है? 2 1 2 3। भाई 2 क्या है? इंसीजर। 1 क्या है? केनाइन। प्रीमोलर कितना है? 2। और मोलर कितना है? 3। जो चीज़ यहाँ पे है 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 यहाँ भी होगा। बोलिए भाई, होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, होगा ना? अरे भाई 4 सेगमेंट में मैंने बांटा ना, ठीक है? अपर जॉ में 2 सेगमेंट, एक अपर लोअर, अपर जॉ का हाफ लेफ्ट साइड और अपर जॉ का हाफ राइट साइड। ठीक उसी प्रकार लोअर जॉ का हाफ लेफ्ट साइड, लोअर जॉ का हाफ राइट साइड होगा। तो यहाँ पे कितना टीथ हो जाएगा? यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। आप अभी नोट किए थे ना? 2 1 2 3, 2 3 2 5 3, कितना हो गया? 8। 8 टीथ यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है। अब 8 में कितने बार 8 लिखा हुआ है? 4 बार। तो 8 से कितना हो जाएगा? 8 सौ का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा भाई। तो 32 दांत होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है? चलिए, अब आपको समझ में आया। अब अच्छे ढंग से हम चैप्टर में डील करेंगे। देखिए, ह्यूमन, ह्यूमन जो होगा बाबू, ह्यूमन जो होगा, ह्यूमन जब मैच्योर होता है, जब एडल्ट होता है, तो उस स्थिति में कितना दांत होता है एडल्ट स्टेज में? एडल्ट स्टेज में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कितना दांत होता है परमानेंट? कितना होता है? तो 32, यानी 2 1 2 3, ठीक है? और 2 1 2 3, ठीक है? आप बोलिए कि कैसे हो गया सर, आप क्या लिख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई अच्छे से समझने का कोशिश करिए, आ जाएगा समझ में। देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे थे? ये दांत आपका 2 1 2 3 था, 2 1 2 1 2 1 2 3 था। यानी 2 क्या था? इंसीजर। एक क्या था? केनाइन। 2 क्या था? प्रीमोलर। 3 क्या था? मोलर। सेम का सेम यहाँ भी होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3। यहाँ भी होगा लोअर जो में हाफ में 2 1 2 3 होगा। अब इसको आप 2 से गुना करवा दीजिएगा। अरे भाई, इसका आपको मालूम है। अब 2 में गुना करा दीजिएगा तो आपको इसका नहीं निकल जाएगा? इसका इस दोनों का नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ। 8 आपको मालूम है,
ठीक है, अब ऐसे आप समझिए, देखिए हम ऐसे लिख देते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। ये किसका है? अपर वाला का है। और ये नीचे वाला 2 1 2 3 किसका है? लोअर वाला का है। अब इसमें 2 से गुना करा देते हैं। तो अब काउंट करिए, 2 1 3 2 5 3 8 2 10 11 12 13 13 3 16। 16 में 2 से गुना कर दीजिए, 32 हो जाएगा ना टोटल मिला के। चलो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? ओके, ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए। देखिए, तो ह्यूमन में एडल्ट वाले में क्या हो गया? 2 1 2 3, टोटल कितना दांत हो जाएगा? तो 32। टोटल कितना तीत हो जाएगा भाई? 32। 32 दांत हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब बच्चे के दांत के बारे में हम बात कर रहे थे। बच्चे के दांत में क्या होता है? 2 1। यहाँ पे क्या सोचना है? 2 नहीं होगा, बच्चा में प्री मोलर नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। तो प्री मोलर को 0 कर लीजिए। तो 2 1 0 2 2 1 0 2 हो गया। तब काउंट करिए, कितना हो जाएगा? गुने 2 कर लीजिए ना। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10। 10 में 2 से गुना करिएगा, 10 दूना 20। बच्चा में कितना दांत होता है दूध वाला? मिल्क टीथ कितना होता है? 20 होता है ना दूध का दांत। वे 6 महीने से निकलना चालू होता है ना बच्चों में। चलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अब पूछा जाए कि सर मेरा क्या है, हम तो अब कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, 17 ईयर्स के हैं, मेरा भी फार्मूला कुछ बताइए दांत का। तो आप लोग का फार्मूला है 2 1 2 2 बटा 2 1 2 2 गुने 2। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट में 3 के जगह पे आप लोगों में 2 ही हैं। ठीक है, तो 2 1 3 2 5 2 7, नीचे भी 7 7 7 14। 14 में 2 से गुना करिए, 28। आपके जो माउथ है उसमें 28 दांत है, 28 टीथ है ना। अब बचा कितना? कितना कमी है? 4। अब 4 कब होगा? जब आप पूरा वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका? 32। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर है। ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर है, यानी आपका कट सेक्शन में हम आपको टीथ का स्टडी करवा रहे हैं। देखिए, दांत जो आपका होगा, ये जो दांत है ऐसे होगा। ठीक है, ये मान लीजिए मसूड़ा है, मसूड़ा है ना। तो दांत जिस पे आप ब्रश मारते हैं वो उजला है, इसको बोलते हैं हम लोग क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन, CROWN। और इतना पार्ट जो मसूड़ा में धंसा हुआ है, इतना जस्ट देखिए कलर किए हुए ना, इसे हम लोग बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बताइए, नेक। समझ में आ रहा है बाबू? नेक बोलते हैं। और जो सबसे नीचे एकदम अंदर तक है, जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जबड़ा की जो हड्डी है, मैंडिबल मैक्सिला, उससे फिट हो जाता है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ये जो क्राउन है ना, जिस पे आप ब्रश मारते हैं, वो हार्ड सबस्टांस का, हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ एनिमल किंगडम, इतना मैं बोल रहा हूँ, उसका बना हुआ होता है। और इस हार्डेस्ट सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं? उजला रंग का होता है ना, इस हार्डेस्ट, तभी तो उजला कलर का तीत है। इस हार्डेस्ट सबस्टांस जो क्राउन में होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं उसे? इनामेल। तो याद रखिएगा, इनामेल जो होगा हमारे एनिमल किंगडम में, ह्यूमन बॉडी में भी वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक, प्लांट में भी अगर पूछा जाए तो स्पोरोपोलिनिन होता है हार्डेस्ट मटेरियल, जो पोलन ग्रेन में होता है। ओके, चलिए अब समझिए। तो दांत में कितना पार्ट मैंने बताया आपको? क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, अभी दांत को बीचे बीच फाड़ दीजिए, उसको काटिए। ठीक है, कट सेक्शन में आप देखिए, देखने की कोशिश करिए। तो क्राउन में आपको कौन सा स्ट्रक्चर हम अभी बताए थे? इनामेल होता है। इनामेल के बारे में मैंने चर्चा क्या किया कि इनामेल जो होगा ना बाबू, वो क्या होगा बताइए? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का सबसे मजबूत भाग होगा। किस कलर का है? व्हाइट होता है एंड स्मूथ होता है। कहाँ पे पाया जाएगा? ओनली इन क्राउन। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब हम आपसे पूछते हैं कि इनामेल आया कहाँ से, वो केमिकल आया कहाँ से, वो व्हाइट मटेरियल कहाँ से आया? तो सेल से आया। इसका मतलब कि क्राउन में सेल है, उस सेल का नाम है क्या? एमाइलोब्लास्ट। याद रखिए, इनामेल बनाने वाला सेल, इनामेल को सिक्रीट करने वाला सेल को क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट। और एमिलोब्लास्ट का ओरिजिन किससे होता है? अभी रट्टा मारना पड़ेगा, सॉरी। उससे क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म क्या होता है, हम आपको चैप्टर में बात करेंगे, स्पेशली 12th में। ठीक है,
तो इनामेल का ओरिजिन किससे होता है? इक्टोडर्म से। इनामेल इनामेल क्या सिक्रेट सॉरी क्या बोल रहे थे, एमिलोब्लास्ट का ओरिजिन किससे होता है? इक्टोडर्म से। और एमिलोब्लास्ट किसका सिक्रेशन कराता है? तो इनामेल का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब ये जो दांत है ना, इस दांत के अंदर में आपका क्या होगा? यहाँ पे एक और सेल का लेयर होगा अंदर में ही, ठीक है। यहाँ पे अंदर में सीमेंट लाइक होगा, सीमेंट देखे ना, उस लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी एक सिक्री यहाँ पे सेल बना लेते हैं, छोटा 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 सेल बना लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का सेल मैंने इंडिकेट किया है, वो लाल रंग का एक केमिकल, एक सीमेंटिंग मटेरियल सिक्रीट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। इनामेल नहीं, इनामेल से डिफर है, दांत के अंदर ही होता है। उसे क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी को सराउंड करता है। मैं उतना आपको कन्फ्यूजन नहीं कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डेंटाइन। अब हम आपसे पूछेंगे कि डेंटाइन जो सीमेंटिंग लाइक मटेरियल है, उस डेंटाइन को सिक्रेट किसने कराया? तो आप बोलेंगे ओडोंटोब्लास्ट। कौन सा सेल? ओडोंटोब्लास्ट। यहाँ पे था इनामेल सिक्रेट कराया एमिलोब्लास्ट, इसका ओरिजिन क्या था? इक्टोडर्म। और यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट, इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। तो दांत का ओरिजिन कैसा हो गया? इक्टोमीजोडर्म। इक्टोमीजोडर्म, दोनों को मिला के बोल दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, दांत के अंदर में गड्ढा होता है मेरे दोस्त। इस गड्ढा को क्या बोलते हैं? ये जो गड्ढा है ना इतना, इस गड्ढा को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। इस गड्ढा को क्या बोलते हैं? पल्प पल्प कैविटी बोलते हैं। याद रखिए, इस पल्प कैविटी के अंदर ही दांत को भी तो खाना पीना चाहिए ना, नर्व होता है, न्यूरॉन होता है, दांत को भी तो ठंडा गर्म का एहसास होता है ना। तो आप सेंसोडाइन यूज करते हैं। तो भाई दांत में जो सेंसिटिविटी है, दांत में जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा, और सेंसेशन के लिए न्यूरॉन्स होंगे होंगे ना, नर्व होंगे। तो कहाँ पे होंगे? तो पल्प कैविटी में। कहाँ पे होंगे? पल्प कैविटी में होंगे, क्लियर। ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा है ना? आराम से समझ रहे हैं ना? ओके। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नीचे रूट। आप देखिए यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रूट। रूट जो होता है, हम क्या बताए थे आपको? रूट कहाँ पे फिट होता है? जबड़ा की हड्डी में। मान लीजिए कि ये जबड़ा का हड्डी है, भी लाइक, ठीक है, जौ का बोन है, ठीक है, जबड़ा का हड्डी है, मैंडिबल है और मैगजिला, कुछ भी मान सकते हैं। दो बोन होता है ना, अपर जॉ में क्या होता है? मैगजिला। लोअर जॉ में क्या होता है? मैंडिबल। अरे आप भूजा खाते हैं ना, तो भूजा खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो भी खाते हैं, तो आपका क्या होता है? नीचे वाला मैंडिबल मूव करते रहता है, कि ऊपर वाला थोड़े मूव करता है। आप चबा के देखिए, नीचे वाला नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए भाई। अभी मेरे को यहाँ पे भूजा नहीं खाना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये भी लाइक स्ट्रक्चर, इस भी लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एजम्पशन करिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जॉ बोन्स। जॉ बोन्स। अब इस जॉ बोन्स में क्या होगा? ये जो दांत का रूट है, ये जो दांत का नीचे वाला, ये क्या था? रूट था ना, रूट। ये दांत का रूट मान लीजिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं, रूट है। ये जो दांत का रूट है ना, अब यहाँ से रूट से भी क्या होगा? रूट्स, यहाँ पे भी एक सेल होता है, उस सेल का नाम है सीमेंटोसाइट। क्या नाम होता है? सीमेंटोसाइट। छोटा 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 यहाँ भी सेल होता है। यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा सेल बना दिए, देखिए सब में बना देते हैं, छोटा छोटा सेल बना दिए रूट में। अब ये जो सेल्स है ना, सीमेंटोसाइट, इससे सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रीशन होगा? इससे सिक्रीशन होगा आपका सीमेंटिंग लाइक मटेरियल। यहाँ भी सिक्रीशन होगा, देखिए यहाँ पे सिक्रीशन हो गया, सीमेंटोसाइट से सिक्रीशन हो गया। अब ये जो सिक्रीशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटम। तो भाई याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं। सीमेंट लाइक मटेरियल होता है। अब इस सीमेंटम क्या कर दिया? ये जो जॉ बोन था, रेड वाला क्या था? जॉ बोन। जॉ बोन को फिक्स, जॉ बोन से दांत को फिक्स कर दिया। दांत के कौन सा पार्ट को? कौन सा पार्ट को? तो आप क्या बोलेंगे? रूट को। रूट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, क्लियर। किसने कर दिया? सीमेंटम। सीमेंटम किसने सिक्रेट कराया? सीमेंटोसाइट। कहाँ पे होता है? तो रूट ऑफ टीथ में। रूट ऑफ टीथ में। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक चीज़ और, अभी याद हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना, जैसे सीमेंटम है, फिक्स करा दिया यहाँ पे सीमेंटम। और एक और पेपर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है, वो भी फिक्स कराता है दांत को। उसे हम लोग बोलते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। तो दांत का जो रूट वाला हिस्सा है, उसे जॉ बोन में एकदम टाइटली फिक्स कराने का काम किसका किसका है? तो बताइए, सीमेंटम का। सीमेंटम का और पेरिडोंटल लिगामेंट का।
सीमेंटम का और पेरिडोंटल लिगामेंट का। ठीक है, अभी डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि ये देखिए, ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को क्या बोल रहे हैं? सीमेंटम। अरे भाई बोल रहे हैं ना, सीमेंटम बोल रहे हैं। और ये जो बाहर में जो पेपर लाइक है, इसको क्या बोल रहे हैं? बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो बाहर में पेपर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पूरा बोल रहे हैं, अब बना दिए। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? पेरिडोंटल लिगामेंट, है ना। पेरिडोंटल लिगामेंट अब किस में फिट है? तो जॉ बोन में। ये आपका क्या है? जॉ बोन है। ये क्या है? जॉ बोन। ठीक है, इतना बड़ा है, हम आपको भी लाइक बताए थे। तो अब उसमें क्या हो गया है? जॉ बोन में पूरा का पूरा दांत आपका फिट हो गया है बाबू। क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्त, है ना। ओके, आएगा समझ में, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ठीक, ओके, चलिए। पेरिडोंटल लिगामेंट क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था? दांत का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा दांत किस जानवर में होता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को रिप्लाई करिए इसका कि कौन सा जंतु है जिसमें 50 टीथ होते हैं, 50 दांत होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग अपना सेशन, अपना क्लास यहीं एंड करते हैं। और एट द लास्ट मोमेंट हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी पीपल इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, खुद सब्सक्राइब करें और लोगों तक सर्किल में भेजें, और उनको भी क्या करें? मोटिवेट करें। भाई, इस अच्छे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल।